नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपके 12 बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर का आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 211 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पूर्व मैंने आपका जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का भी वीडियो बनाया है, जिसमें 147 ऑब्जेक्टिव का मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराया है। तो आप इससे पहले वाला भी वीडियो निश्चित रूप से देख लें। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके दूसरे एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, यानी दूसरे एक्सरसाइज का आपका पहला सवाल है कि परागकणों में विशेष रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जैसे परागकण मतलब परागकोश से निकलने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परागकण। यानी इस प्रकार का जो हमारा परागकोश है, इससे निकलने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं, इस कण को हम लोग बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण, जो कि हमारा एक नर युग्मक है। जो कि हमारा क्या है? एक नर युग्मक है। तो कह रहा है कि परागकण में कौन सा विटामिन होता है। तो याद रखिएगा, परागकण में जो है वो विटामिन बी होता है। परागकण में याद रखिएगा विटामिन बी होता है। क्योंकि देखिए, कई ऐसे देश हैं जहां पर परागकण का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि परागकण में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और खास करके विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन में भी कौन सा विटामिन? विटामिन बी पाया जाता है। इसके कारण जो है ना, इसका टेबलेट या फिर इसका सिरप भी बनाया जाता है। और विभिन्न स्थानों पर क्या करते हैं, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्लेयर्स या फिर जो रेस वाला घोड़ा होता है, उसको परागकण से बनी गोलियां खिलाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर सवाल क्या है कि परागकणों में विशेष रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि परागकण में खास करके जो है ना, आपको विटामिन बी पाया जाता है। याद रखिएगा, परागकण में खास करके विटामिन बी पाया जाता है। कई देशों में इसका उपयोग जो है, हम लोग ऊर्जा को बढ़ाने के लिए टैबलेट का भी उपयोग करते हैं, जिसका मनुष्य जो है ना अपने जीवन में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करता है। चलिए, हमारा दूसरा सवाल है। सवाल ये है कि भारतीय आवृतबीजी पूर्ण विज्ञान के जनक कौन है। यानी भारत के उन वैज्ञानिकों का नाम बताना है जो कि आवृतबीजी पूर्ण विज्ञान है। मतलब आवृतबीजी का मतलब क्या? कि वैसा पौधा जिसमें लैंगिक प्रजनन हो, ऐसा पौधा जिसमें लैंगिक प्रजनन हो। तो जो लैंगिक प्रजनन वाला पौधा है, उसके बारे में सबसे अधिक ज्ञान रखने वाले जो भारतीय वैज्ञानिक थे, वो कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पी महेश्वरी। याद रखिएगा, भारतीय आवर्त भून विज्ञान के जनक कौन है? पी महेश्वरी है। यहाँ आपको स्क्रीन पर इनका पिक्चर दिख रहा होगा। यही हमारे देश के गौरव पी महेश्वरी जी हैं, जिन्हें हम लोग भारतीय आवर्त बीज भून विज्ञान के जनक के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो है हमारा भारत का एक राज्य है राजस्थान, और उसकी राजधानी है जयपुर। तो इनका जन्म जो है राजस्थान के जयपुर में हुआ था। चलिए, अगला सवाल हमारा है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो देखिए, कह रहा कि बीज मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज के उस अंकुरन को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बीज है और इस बीज में यहाँ पर अंकुरन आ गया, इस बीज पे यहाँ पर क्या आ गया? अंकुरन आ गया। तो कह रहा कि बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाए। मान लो ये जमीन है और ये जमीन से बाहर आ जाए, तो जो हिस्सा जमीन के बाहर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, भूमियोपरिक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमियोपरिक। तो 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं, यहाँ मान लो भूमि है और इस भूमि के ऊपर आ जाए, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं भूमियोपरिक। याद रखिएगा, इस भाग को हम लोग बोलते हैं भूमियोपरिक। यानी कि आपका 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। देखिए हम सबको पता है कि स्त्री केसर का जो सबसे निचला भाग होता है उसको अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय के भीतर पाई जाने वाली संरचना को हम लोग बोलते हैं बीजांड। तो कह रहा है कि बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बीजांड का पिक्चर समझना चाहिए और उसमें खोजना है कि बीजांड का वृंत क्या है और उस बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर एक पिक्चर है, ये हमारा बीजांड का पिक्चर है। तो देखिए बीजांड का ये वाला जो भाग होता है जो कि बीजांड को क्या करता है, जोड़ कर रखता है, बीजांड को जोड़ कर रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। याद रखिए इसे बोलेंगे फ्यूनिकल। यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए फ्यूनिकल। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। याद रखिएगा इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत बोलते हैं। तो बच्चों इसको एक बार फिर से समझिए, कह रहा कि बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। तो बीजांड के वृंत को हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। क्लास में जब भी हिंदी लिखता हूँ तो उसके बगल में इंग्लिश लिखता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नहीं लिखते हैं। मैं बार बार उनको सलाह देता हूँ कि इंग्लिश लिखा कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन में अंग्रेजी में ही लिखा रहता है, फिर उसका हिंदी नहीं रहता, जिसके कारण फिर अगर आप इंग्लिश क्लास में नहीं रुकोगे तो निश्चित रूप से समस्याएं होगी। तो यहाँ पर सवाल क्या था, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। इसको तो हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या है, ये बीजांड को जो है ना एक स्टैंड की भांति पकड़ के रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। इसी बीजांड वृंत को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है हमारा 5 नंबर बोर्ड पे है। और जब जैसे पीछे लाइट अगर एक्स्ट्रा आती है तो निश्चित रूप से चेहरा थोड़ा सा डार्क दिखता है, इसीलिए मैं पीछे बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक रखता हूं। देखिए अगला सवाल है कि फीलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। तो फीलीफॉर्म उपकरण जो होता है ये किसका अभिलक्षण है। जैसे यहाँ पर आपको एक ये भ्रूणकोश है और इस भ्रूणकोश के ऊपरी सिरा पर आपको 3 कोशिकाएं मिलेंगी। इन तीनों कोशिका में से बीच वाला जो कोशिका है इसको बोलते हैं हम लोग अंड कोशिका। याद रखिएगा बीच वाले कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका यानी एग सेल, इसे हम लोग बोलेंगे एग सेल। और ये बाहर वाला ये जो पूरी की पूरी संरचना इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक यानी भ्रूणकोश। तो यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है कि फीलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है, तो ये किसका प्रमुख अभिलक्षण होगा। तो याद रखिएगा ये हमारे सहायक कोशिका का ये एक प्रमुख अभिलक्षण होता है। सहायक कोशिका कौन सा हुआ, अंड कोशिका के दोनों तरफ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अंड कोशिका के दोनों तरफ, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो अंड कोशिका के दोनों तरफ एक एक कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। इस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। तो यही जो है ना फीलीफॉर्म उपकरण का एक प्रमुख लक्षण कौन होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सहायक कोशिका। तो यानी कि हमारा 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आवे तो निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। जब हम इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से उस प्रश्न को एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। तो आपकी जिम्मेवारी है, अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आवे तो निश्चित रूप से दोबारा हमें कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख करके बताइए। देखिए अगला हमारा सवाल है कि अंड उपकरण में होता है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि अंड उपकरण, अंड उपकरण का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एक हमारा भ्रूणकोश है, अब इस भ्रूणकोश में आपको ये तीनों कोशिका को हम संयुक्त रूप से बोलेंगे अंड उपकरण। याद रखिएगा कि भ्रूणकोश के ऊपर 3 कोशिकाओं का जो समूह है इसे सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं, अंड उपकरण। तो अब यहाँ पर सवाल कह रहा है कि अंड उपकरण में होता है। तो अंड उपकरण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। याद रखिए ये दोनों जो साइड वाली कोशिका है, ये दोनों जो हमारा साइड वाला कोशिका है यानी ये कोशिका और ये कोशिका, इन दोनों कोशिका को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। याद रखिए सहायक कोशिका, इन दोनों कोशिका को हम लोग बोलेंगे सहायक कोशिका। और हमारा जो ये बीच वाला कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका।
और अंड कोशिका और सहायक कोशिका अगर दोनों को सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अंड उपकरण। तो सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि अंड उपकरण में होता है तो क्या क्या होगा कि दो सहायक कोशिका होगा और एक अंड कोशिका होगा, ये होगा जी। यानी कह रहा कि अंड कोशिका यानी अंड उपकरण में क्या होता है, तो अंड उपकरण हमारा दो कोशिका है, तो दोनों जो बगल वाला कोशिका है उसको बोलेंगे सहायक कोशिका और ये जो बीच वाला कोशिका है इसको बोलेंगे अंड कोशिका। तो आप ऑप्शन में देखिए कि आंसर कहाँ, तो ऑप्शन में आपको यहाँ एक अंड हो गया और दूसरा सहायक कोशिका हो गया। तो यानी कि हमारा 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहा पहले उसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा था कि अंड उपकरण में होता है, तो अंड उपकरण में दोनों जो साइड वाली कोशिका होती है उसको बोलते हैं सहायक कोशिका और जो बीच वाली कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सॉरी यहाँ पर अंड व सहायक कोशिका दोनों का ऑप्शन एक ही है। चलिए आपका दोनों सही हो गया, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों बिल्कुल सेम सेम है। इसका मतलब जो है सी और डी इसका दोनों आंसर सही होगा, लेकिन मटेरियल में कोई हमको लगता है कि एक ही आंसर होगा, यहाँ पर टैपिंग में आपका मिस्टेक किया गया है। बस आपको समझना है कि अंड उपकरण में जो बीच वाली कोशिका होती है उसको बोलते हैं अंड कोशिका और जो दोनों बगल वाली कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं सहायक कोशिका। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि अंड उपकरण में होती है तो आपका आंसर हो जाएगा अंड कोशिका भी होती है और सहायक कोशिका भी होती है, अंड कोशिका भी होती है और सहायक कोशिका भी होती है। चलिए अगला सवाल हमारा बोर्ड पर है, इसको ध्यान से समझते हैं और उम्मीद करेंगे कि इसको समझे, ऐसा नहीं कि ज्यादा स्पीड से बोलें या फिर एक्स्ट्रा इधर उधर की बात करें, बस जो भी पढ़ें 100% उस ऑब्जेक्टिव को याद कर लें ताकि जब हम आपको ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं तो उसमें आपको फुल में फुल नंबर लाना। अभी भी हमने टेस्ट लिया, बहुत सारे बच्चे फुल में फुल मार्क्स लाए, काफ़ी खुशी होती है, और कुछ बच्चे इतने मेहनती हैं कि नीचे से टॉप कर जाते हैं, तो दोनों बात अलग है। देखिए कह रहा कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है, यानी पौधे में वैसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी मौजूद होती है। जैसे एक माँ होती है तो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो क्या सेकेंड जनरेशन होता है, क्योंकि माँ फर्स्ट जनरेशन होती है और उसके द्वारा जो माँ के गर्भ में जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है वो सेकेंड जनरेशन होता है। इसी तरह से पौधे में वह कौन सा भाग है जिसमें सेकेंड जनरेशन पाया जाता है। आप सबको पता है कि पौधे में पाए जाने वाला जो सीड है, यानी हिंदी में जिसको बीज बोलते हैं, अगर बीज को जमीन पर लगा दिया जाए तो उस बीज से नए पौधों की उत्पत्ति कराई जा सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि पौधे में बीज ही एक ऐसा भाग है जो कि पौधे की दूसरी पीढ़ी कहलाती है, पौधे की दूसरी पीढ़ी कहलाती है। तो हमारा जो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीज एक ऐसा पौधे का भाग है जिसके अंदर दूसरी पीढ़ी मौजूद होती है। मतलब अगर उसको उस पौधे से निकाल करके जमीन पे लगाया जाए तो उससे एक नए पौधे की उत्पत्ति कराई जा सकती है जो कि आपका दूसरा पीढ़ी होगा। तो याद रखिएगा पौधे का वह कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी मौजूद होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि पौधे का वह भाग बीज है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी मौजूद होती है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 8वां सवाल बोर्ड पे है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और आप समझने का कोशिश करें। कह रहा कि आवृत बीजी में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड क्या होता है। जैसे आवृत बीजी पौधे का मतलब जब भी आवृत बीजी बोले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि लैंगिक प्रजनन होगा। अनावृत बीजी जब भी बोले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन वाला पौधा होगा। तो जो आवृत बीजी पौधा है मतलब इसमें बीज बनेगा और इससे नए पौधे की उत्पत्ति होगी। इसका जो बीजांड होता है ना वो समान प्रकार का बीजांड, जिसको कि लगभग आपको 99% शिक्षक जब भी बीजांड का चित्र बनाएगा ना तो वो एक सामान्य बीजांड का चित्र बनाएगा। उस सामान्य बीजांड के चित्र का नाम क्या होगा, तो चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूं और इसका नाम क्या होता है वो भी बता देता हूं। इस सामान्य बीजांड का नाम होगा एनाट्रोपस, याद रखिएगा इस सामान्य बीजांड का नाम होगा एनाट्रोपस।
और ये इसका चित्र रहा, तो ये हमेशा उल्टा रहता है, याद रखिएगा, ये हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहता है। ये भी कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है कि एनाट्रोपस जो बीजांड है वो कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, कि इसमें से कोई नहीं होता है, कि दोनों होता है। तो याद रखिएगा एनाट्रोपस जो है ये हमारा समान प्रकार का बीजांड है, और ये हमेशा जो होता है ना उल्टा होता है, ये हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए 8 नंबर सवाल देख रहे हैं, सवाल काफी बड़ा है, आंसर उतना ही छोटा होगा। तो कभी कभी होता है ना कि बड़ी दिखने वाली चीज ऐसी नहीं होती वो बिल्कुल भयंकर हो, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो देखिए हमारा 9वां सवाल है कि एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिका में, एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिका में, तो सहायक कोशिका क्या होगा जी, 2 होगा। सहायक कोशिका में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 8 है, तो कुल मिलाकर के 3 कोशिका होगा, तो एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 8 है। याद रखिएगा एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 8 है, तो उसके एलिरोन परत मतलब पूरा मिलाकर के कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक में 8 है तो 3 में कितना हो जाएगा जी, तो मैथमेटिकल टर्म है, इसका सही आंसर हो जाएगा 24। तो याद रखिएगा एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 8 है, तो उसके एलिडोन परत में गुणसूत्र की कुल संख्या हो जाएगी 24। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर सवाल है, कहता है डबल फर्टिलाइजेशन। देखो जब भी डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दिमाग में रखना कि 2 बार जो है ना निषेचन की क्रिया हो रही है। जब भी डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही। तो 2 बार निषेचन की क्रिया कैसे होगी, जैसे यहाँ पर हमारा है भ्रूणकोश, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, बार बार एक ही चीज आ रहा है और आपको परेशान करे, इसको एक ही बार में सीख जाइए। ये हमारा जो एक चित्र है भ्रूणकोश का है, इसमें आपको 3 कोशिकाएं बीच में मौजूद है, यहाँ भी 2 कोशिकाएं हैं, लेकिन बाद में ये दोनों आपस में मिलकर एक कोशिका बना लेती है, और नीचे में भी 3 या सैकड़ों की संख्या में कोशिकाएं पाई जा सकती है। लेकिन इसमें से आपका ये जो बीच वाला कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। याद रखिएगा बीच वाले कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं, और ये जो मध्य वाला है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। जो व्यक्ति ऑफलाइन क्लास किए होंगे वो बिल्कुल समझ रहे होंगे, और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा लगेगा कि कौन सा टॉपिक धर ली। तो हमेशा याद रखिएगा जिन जिन व्यक्तियों का थ्योरी का क्लास होगा ना तो ऑब्जेक्टिव उसके लिए आसान हो जाएगा, और जिनका थ्योरी नहीं है तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा उसको उसके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए उसको कम से कम एनसीईआरटी किताब जो है ना लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ऑनलाइन क्लास करता है, तो कहीं ना कहीं थ्योरी वाला भी वीडियो देखा कीजिए। जब तक आप थ्योरी नहीं देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ समस्याएं होगी। तो देखिए एक भ्रूणकोश के अंदर 2 मादा युग्मक, एक मादा युग्मक को बोलेंगे अंड कोशिका, और दूसरे मादा युग्मक को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। दूसरे मादा युग्मक को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो अब एक बार अंड कोशिका के साथ मिलेगा प्राथमिक नर युग्मक, प्राथमिक नर युग्मक याद रखो, और द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलेगा द्वितीयक नर युग्मक, द्वितीयक नर युग्मक। तो यहाँ पर जो मिलने वाली प्रक्रिया हुई है 2 बार हुई, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के जो मिलने की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर 2 बार हो रही है। तो जब एक पौधे के अंदर 2 बार निषेचन की क्रिया हो तो निषेचन की इस क्रिया को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या हिंदी में हम लोग द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि भ्रूणकोश के अंदर 2 मादा युग्मक है, और ये दोनों मादा युग्मक जो है 2 नर युग्मक के साथ मिल रहा है, जिसके कारण भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो जब भी 2 बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो तो उसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आप कह रहा है कि इस डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होता है, तो याद रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम ये होगा कि अंड कोशिका और प्राथमिक नर युग्मक मिलकर, बच्चों याद रखो अंड कोशिका और प्राथमिक नर युग्मक मिलकर के बना लेगा जायगोट। याद रखो क्या बना लेगा, जायगोट। लेकिन द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक मिलकर के बना लेगा भ्रूणपोष। क्या बना लेगा, भ्रूणपोष।
तो अब यहाँ पर चूंकि जायगोट पूछा नहीं है, जायगोट कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम आपके इस 4 ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि एक घर में 2 भाई है, दोनों का विवाह करवा दिया, तो दोनों के विवाह में जो बड़ा भाई है उससे एक लड़का पैदा हो गया, जो छोटा भाई है उससे लड़का पैदा हुआ ही, मतलब उसका कोई संतान ही नहीं हुआ, तो अंततः क्या होगा कि छोटे बच्चों की जो प्रॉपर्टी है वो बड़े भाई को ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही बात है कि जब यहाँ क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूण कोश में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार अंड कोशिका और प्राथमिक नरयुग्मक मिलकर के जायगोट बना लिया, और एक बार द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नरयुग्मक मिलकर के बना लिया भ्रूणपोष। अब जायगोट से बन जाएगा बीज, लेकिन हमारा जो ये भ्रूणपोष है ना, ये बीज नहीं बनाएगा, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होते होते जायगोट को पोषण देगा ताकि वह बीज में कन्वर्ट हो जाए, भ्रूण बने, भ्रूण से वो बीज में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का 2 परिणाम होता है। पहला तो जायगोट का निर्माण होगा, जो कि कहीं ऑप्शन में लिखा नहीं है। दूसरा क्या होगा कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति होगी। तो चूंकि भ्रूणपोष जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए हमारा 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यानी डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम होता है भ्रूणपोष का निर्माण। डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होगा जी, भ्रूणपोष का निर्माण। अगला सवाल है कि हाइपेथेंडियम लिखा हुआ है, हाइपेथेंडियम पुष्पकर्म किसमें पाया जाता है। तो एक प्रकार का यह पुष्प है कि जो कि जिसका फलक जो है ना काफी आवर्तित रहता है, मतलब चारों तरफ से ढका रहता है। तो यह जो पुष्प है किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है, तो याद रखो ये पीपल के पौधों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई पौधों में पाया जाता है, जैसे बरगद में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है पीपल। तो पीपल में जो है ना हाइपेथेंडियम पुष्पकर्म जो है वो पाया जाता है। तो ये हमारा जो है 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीपल में इस प्रकार का पुष्पकर्म जो है वो पाया जाता है। देखिए अगला सवाल है कि निम्न में से किस पादप के बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज बन रहा है, याद रखो बीज बन रहा है, और आप सोच रहे होंगे कि जब बीज बनेगा तो इसके अंदर बाहर फूल भी खिलेगा। तो बीज तो बन रहा है लेकिन बीज के ऊपर फूल नहीं है, बीज के ऊपर फूल नहीं है, वह कौन सा पौधा है। तो चीर का एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बीज तो बनता है लेकिन बीज के चारों ओर फूल का निर्माण नहीं होता है। तो हमारा जो है 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हमारा जो अगला सवाल है कह रहा है कि भूमि फलनी फल क्या है। देखो बच्चों भूमि फलनी फल का मतलब होता है कि वैसा फल जो जमीन के अंदर जो है ना फलता है उसको हम लोग बोलते हैं भूमि फलनी फल। तो जमीन के अंदर फलने वाला फल इसमें से कौन सा, क्योंकि आलू, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि आलू भी तो सर जमीन के अंदर हो रहा है ना, लेकिन आलू क्या है कि फल नहीं है, वो आलू जो है वो भूमिगत जड़ या तना के अंतर्गत आ रहा है, तो ये आपका फल नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो मूंगफली है ये एक प्रकार का फल है और यह जमीन के अंदर पाया जाता है। ये जो प्याज है ये सल्ककंद का उदाहरण है, ये आलू जो है ये हमारा कंद का उदाहरण है। तो ये कंद हो या सलकंद हो ये फल नहीं है। अदरक भी हमारा क्या है कि ये प्रकार का जो है उदाहरण है, लेकिन किसी भी में फल की बात कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भूमि फलनी फल है, तो फल भी होना चाहिए और बाकी जो है आपका जड़ है, समझे। तो बाकी जो आपका जड़ है या फिर तना है, लेकिन आपका जो यहाँ पर मूंगफली है ये एक प्रकार का भूमि फलनी फल है। मूंगफली जो है वो हमारा क्या है, भूमि फलनी फल है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए हम आपको यहाँ पर एक चित्र भी दे दिए हैं कि मूंगफली का पौधा है, सकते हैं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रहा है। ठीक ठीक है चलिए। तो यहाँ पर एक हम आपको चित्र भी दे दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जमीन के अंदर तो है, लेकिन यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये जो है ना, ना तो जड़ है ना तना है, ये वास्तव में एक प्रकार का
फल है, ये वास्तव में एक प्रकार का क्या है, फल है। तो जब भी पूछे कि भूमि फलनी फल क्या है, तो याद रखिएगा भूमि फलनी फल क्या है, मूंगफली, जो कि आपको ट्रेन में अक्सर जो है बेचने वाला आता है, इसको आप खाते भी होंगे सफर में, हम तो कई बार इसको खाया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। सवाल है कि टेपिटम, टेपिटम आप समझ रहे होंगे कि आंतरिक संरचना है जो ओव्यूल मतलब बीजांड में बदल जाता हो, उसको कहते हैं इंटोगुमेट्री टेपिटम। तो याद रखिए एक प्रकार का परिभाषा है कि वैसा टेपिटम जो बीजांड में बदल जाए, वैसा टेपिटम जो बीजांड में बदल जाए, उस प्रकार के टेपिटम को हम लोग बोलते हैं इंटोगुमेट्री टेपिटम। क्या बोलेंगे, इंटीगुमेट्री टेपिटम। तो 14 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देख रहे हैं, कह रहा कि पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया। तो यानी पौधों में दो प्रकार का प्रजनन होता है, आप सबको पता होगा कि जो पौधे अनावृत बीजी हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन हो रहा है, और जो पौधे आवृत बीजी हैं यानी उसमें क्या हो रहा है कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दर्शाया। तो इस वैज्ञानिक का नाम है कैमेरेरियस। तो याद रखिएगा 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। तो याद रखो कि जो भी पुष्प है अगर उसमें एक लिंगी नर पुष्प हो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमिनेट। याद क्या याद रखिएगा, एस्टिमिनेट कहते हैं उसे, हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिमिनेट कहेंगे। अगला सवाल है 17 नंबर, एस्टिमेन का फर्टिल भाग कहलाता है। यानी जो एक पुंकेश्वर है उस पुंकेश्वर का जो ऊपर वाला भाग है, जैसे मान लो यहाँ पर पुंकेश्वर है, इस पुंकेश्वर का जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, आप सबको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। इसी के अंदर परागकण भरे होते हैं, और जब यह परिपक्व होकर इसका ऊपरी सिरा फट जाता है ना, तो इससे अनलिमिटेड संख्या में परागकण निकलते हैं जो स्वतः या विभिन्न माध्यमों से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है। तो याद रखो कि एस्टिमेन का जो फर्टिल भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। तो 17 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है। अब चूंकि ये सवाल हमको लगता है गलत है, चूंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ है और ये फ्रंट को ओर फेर करने में गड़बड़ होती है, तो इसका सही आंसर जो हम लोग दे नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, करा किसी आवृत बीजी के नर गैमेटोफाइट्स होते हैं। तो याद रखो किसी भी आवृत बीजी के जो नर गैमेटोफाइट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर एक चीज समझना होगा, जैसे पूछ रहा है कि नर गैमेटोफाइट, तो नर गैमेटोफाइट का मतलब हो गया कि जब नर युग्मक बनते हैं ना तो उसकी जो प्रारंभिक स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर गैमेटोफाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। हिंदी तो आपको पता ही होगा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु। याद रखो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु। तो याद क्या सीखना है कि जो नर गैमेटोफाइट्स होते हैं उसे हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं लघु बीजाणु। यही लघु बीजाणु जब परिपक्व हो जाता है, मतलब इसके चारों ओर एक भित्ति बन जाती है, इसका नाम बदलकर हो जाता है परागकण। इसका नाम बदलकर हो जाता है परागकण, इसका नाम बदलकर हो जाता है परागकण। तो हमारा 19 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां सवाल है, कहा किसी पुष्पीय पौधों में एक पोलेन मदर सेल से, यानी एक पोलेन मदर सेल से, याद रखो यहाँ क्या कह रहा है, एक पोलेन मदर सेल से एक मैच्योर गैमेटोफाइट बनने तक का जो प्रक्रिया होता है इसमें क्या होता है। तो याद रखो कि एक मातृ कोशिका से एक परिपक्व नर युग्मक बनने तक में याद रखना कि एक बार अर्धसूत्री और 2 बार जो है ना समसूत्री विभाजन होता है। एक बार अर्धसूत्री और 2 बार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। याद रखना कि एक पोलेन मदर सेल से, मातृ कोशिका से एक परिपक्व नर युग्मक बनने तक में आपको याद रखना एक बार अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी और 2 बार जो है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार अर्धसूत्री विभाजन
और 2 बार समसूत्री विभाजन इसमें होगा। अगला सवाल है कि पोलेन किट, ये क्या कह रहा है, पोलेन किट ये एक प्रकार का पाउडर है, एक इसमें किस रासायनिक का बना होता है, सॉरी पोलेन किट रासायनिक रूप से बना होता है, किसका बना होता है, तो याद रखिएगा ये बना होता है लिपिड एवं कैरोटेनॉइड से, ये बना होता है लिपिड्स एवं कैरोटेनॉइड से, याद रखो लिपिड एवं कैरोटेनॉइड से। तो यानी 21 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा कि परिवर्धनशील भ्रूणपोष का उपभोग किस बीज में होता है, तो याद रखो जो हमारा परिवर्धनशील भ्रूणपोष है, इसका उपभोग बीज में होता है, किस में होता है, तो मटर में होता है, क्योंकि मेंडल साहब ने सबसे पहले क्या किया था, इसी को मतलब मटर को अपना आधार मानकर इन्होंने प्रयोग भी किया था, याद रखिएगा। तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें परागकण ऑटोगेम होता है, तो देखो ऑटोगेम का मतलब हो जाता है स्वतः, ऑटोगेम का मतलब होता है स्वतः, जैसे कि आपका एटीएम होता है, एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसी तरह ऑटोगेम का मतलब होता है स्वतः से हो रहा है, तो स्वतः से होने वाला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैलिस्टोगेमी। तो कैलिस्टोगेमी याद रखो एक ऐसा पुष्प होता है, इसका जो फलक होता है वो 100% बंद होता है, और इसी के अंदर आपका वर्तिकाग्र भी पाया जाता है, और इसी के अंदर जो है इसमें परागकोश भी पाया जाता है। तो अब क्या है कि परागकोश फटेगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, चूंकि फूल बंद है, इसका परागकण स्वतः जो है किस पे गिरेगा, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा। तो इस प्रकार के पुष्प को हम लोग बोलते हैं कैलिस्टोगेमी, क्या बोलेंगे, कैलिस्टोगेमी। तो याद रखना, तो सवाल क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में से किसमें परागकण ऑटोगेम होता है, मतलब परागकण स्वतः ही गिर जाता है। तो अब चूंकि ये बंद पुष्प है, तो इसका परागकण स्वतः ही गिरेगा, तो यानी कि हमारा 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 का हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर सवाल है कि ऑटोगेमी के लिए अनुकूल है, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, स्वपरागन। तो स्वपरागन किसमें होगा, जो होमोगेमी में होगा, यानी वैसा जीव जिसमें कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पौधे में है। तो अब चूंकि नर जननांग भी और मादा जननांग दोनों एक में है, तो इसमें कैसा होगा, तो इसमें ऑटोगेमी होगा, मतलब नर जननांग से निकलने वाला परागकण स्वतः ही मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। तो याद रखिएगा कि ऑटोगेमी किसके लिए अनुकूल है, तो होमोगेमी के लिए, मतलब जो उभयलिंगी होते हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में उपस्थित है। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला हमारा सवाल है कि यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो, यानी अगर कोई पुष्प चमकीला रंग का मतलब अलग रंग बिरंगा कलर का हो, और उसमें नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है एक मीठा पदार्थ होता है, पुष्प के अंदर पाए जाने वाला एक मीठा पदार्थ होता है, नेक्टर का मतलब होता है कि पुष्प के अंदर पाए जाने वाला एक मीठा पदार्थ होता है। तो अगर किसी पुष्प में विभिन्न कलर हो, माने अट्रैक्टिव हो, और साथ ही साथ उसमें एकदम मीठा पदार्थ पाया जाता हो, तो कह रहा है कि तो यह किसके लिए संभव है, तो याद रखो ये कीट परागित पुष्प कहलाएगा, याद रखो ये कैसा पुष्प कहलाएगा, कीट परागित पुष्प कहलाएगा। चूंकि चटकीला और भड़कीला है तो क्या करेगा, कीट को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसके अंदर नेक्टर है, मतलब एक विशेष प्रकार का मीठा पदार्थ है, तो कीट भौरे क्या करेंगे, उस पदार्थ को खाने के लिए उस पुष्प की ओर आएगा। तो इसमें जो परागन की क्रिया होगी वो कीट द्वारा होगी, तो जिस पुष्प में परागन की क्रिया कीट द्वारा हो उसे हम लोग कीट परागित पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो पुष्प चमकीला और भड़कीला हो और उसमें मीठा पदार्थ पाया जाता हो, यानी नेक्टर पाया जाता हो, तो उसमें किस प्रकार का परागन होगा, उसमें याद रखो कीट परागित होगा, उसमें कीट द्वारा परागन की क्रिया संभव होगी। तो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए अगला सवाल हम लोग देख ले रहे हैं। कह रहा किसी पुष्पकर्मी पौधों में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n है, तो पौधा लेटरोसा में क्या होगा, अगर किसी पुष्पकर्मी पौधों में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या है कितना, 2n बराबर 265, तो पौधे लेटोरोसा में इसकी संख्या हो जाएगी 2n बराबर 4।
तो 26 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा कि मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र, क्या करा 10 जोड़ा, याद रखो क्या करा 10 जोड़ा, मक्का में 10 जोड़ा। तो 10 जोड़ा का मतलब बोले तो समझ जाइए 20, जोड़ा का मतलब होता है दुगुना, 10 जोड़ा गुणसूत्र है तो इसमें कितने लिंकेज समूह बनेंगे। अब फिर इसको समूह में बांटना, तो समूह में बांटना तो 20 को अगर समूह में बांटोगे तो फिर इसकी संख्या 10 हो जाएगी। तो ये कॉमन सेंस वाला सवाल है कि 27 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एम्ब्रायोसैक, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश, क्या बोलते हैं भ्रूण कोश में प्रवेश करते समय प्राग नलिका में होते हैं। तो याद रखो कि प्राग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। ये मैंने आपको पहला चैप्टर में भी बताया था कि जब भ्रूण कोश में प्रवेश कर रहा होता है नर युग्मक, तो यह प्राग नली में पहुंचने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों क्या होता है कि 2 नर युग्मक हो जाते हैं, एक प्राथमिक नर युग्मक हो जाते हैं और एक द्वितीयक नर युग्मक हो जाते हैं। तो हमारा जो 28 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी जब भ्रूणकोश में नर युग्मक प्रवेश कर रहे होते हैं तो वह 2 भागों में बढ़ जाता है, एक भाग को प्राथमिक नर युग्मक कहते हैं और दूसरे भाग को हम लोग द्वितीयक नर युग्मक के नाम से जानते हैं। तो 28 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला हमारा सवाल है कि दोहरा निषेचन, फिर से सवाल आ रहा है दोहरा निषेचन। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जब भी दोहरा निषेचन बोले तो समझ आइए कि 2 बार नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल रहे हैं, ये संयोजन से होता है। तो जब दोहरा निषेचन का संयोजन होता है क्या क्या होता है, तो याद रखो कि एक नर युग्मक का एक के साथ, मतलब जो प्राथमिक नर युग्मक है उसका किसके साथ एक के साथ, तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ, यहाँ लिखल होगा द्वितीयक केंद्रक, याद रखो यहाँ लिखल है द्वितीयक केंद्रक के साथ जब मिलता है ना, इसी मिलने की क्रिया को हम लोग दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैंने पूर्व में भी एक ग्राफ बनाया था कि भ्रूणकोश के अंदर 2 मादा युग्मक होते हैं, एक मादा युग्मक का नाम है अंड कोशिका। तो यहाँ पर क्या अंड कोशिका को एक बोलते हैं, तो अंड कोशिका के साथ एक नर युग्मक मिला यानी प्राथमिक नर युग्मक मिला, और दूसरा जो मादा युग्मक है उसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, और उसके साथ जो है ना दूसरा नर युग्मक मिला जिसको कि हम लोग द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो 2 बार नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को हम लोग दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ और दूसरा नर युग्मक दूसरे मादा युग्मक के साथ आपस में मिल रहा था, इस मिलने की प्रक्रिया को हम लोग दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। हमारा 30वां सवाल है कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। तो याद रखो जो दोहरा निषेचन होता है ना वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये दोनों की विशेषता है। क्योंकि दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बीज बनते हैं ना वो बीज एक बीजपत्री भी हो सकता है और वह बीज जो है द्विबीजपत्री भी हो सकता है। तो याद रखना कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, तो एक बीजपत्री की भी विशेषता है और द्विबीजपत्री की भी विशेषता है। तो इसका मतलब हो गया कि 30 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 का जो हमारा 31 नंबर सवाल है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि त्रिसंचयन है। देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि त्रिसंचयन है। त्रिसंचयन का मतलब होता है 3n यानी क्रोमोसोम की संख्या जो है ये 3 गुना, क्रोमोसोम की संख्या कितनी 3 गुना। तो जब क्रोमोसोम की संख्या 3 गुना होगी तो इसका मतलब है कि इसमें 3 अगुणित युग्मक आपस में मिलेंगे। तो देखिए त्रिसंचयन होता कहा, जैसे यहाँ पे ग्राफ देखिए ध्यान से कि ये भ्रूण कोश के अंदर जो बीच वाला केंद्रक होता है ना ये प्रारंभ में 2 केंद्रक रहता है, इसीलिए इसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। लेकिन क्या होता है कि बाद में ये दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं,
और ये आपस में मिलकर के एक कोशिका बना लेता है। क्योंकि ये तो मिल जाता है लेकिन वास्तव में ये रहता कितना, 2। तो एक एन यहाँ रहेगा, एक एन यहाँ है, और एक जो है आपका द्वितीयक नरयुग्मक आया, उसका भी एक एन हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक एन और एक एन तीनों मिलाकर हो गया 3 एन। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं त्रिसंचयन। क्या बोलते हैं? त्रिसंचयन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक नर युग्मक का, क्योंकि जो बाहर से 2-2 नर युग्मक आया था उसमें से एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ इम्ब्रायो सेक में संचयन। ये जो पूरी संरचना इसको हम लोग इम्ब्रायो सेक बोलेंगे, हिंदी में हम लोग इसको भ्रूणकोश बोलते हैं। ये तो इस भ्रूणकोश के अंदर पहले से 2 केंद्रक है जिसमें कि एक एन और एक एन होगा, और एक नर युग्मक वाला एन हो गया, तो तीनों मिलाकर हो जाएगा 3 एन। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं त्रिसंचयन। तो याद रखो, त्रिसंचयन का मतलब होता है कि एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ इम्ब्रायो सैक में मिलना, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ इम्ब्रायो सैक में मिलना। तो इसका जो 31 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है। यानी हमारा जो बीज है इसको हम लोग लैंगिक जनन का उत्पादन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो बीज को हम लोग लैंगिक जनन का उत्पादन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह युग्मकों के संयोजन से निर्मित होता है। तो युग्मक के लिए क्या, 2 आवश्यकता होगा, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो यानी युग्मक का मतलब एक मेल से और दूसरा फीमेल से। तो जब 2 जीवों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, लैंगिक जनन। तो बीज की उत्पत्ति किससे होती है? युग्मकों के संयोजन से निर्मित होती है। इसीलिए हम बीज को अलैंगिक जनन का उत्पादन कहेंगे। बीज को हम लोग अलैंगिक जनन का उत्पादन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें युग्मकों के संयोजन से निर्मित होता है। बीज का निर्माण किससे होता है? युग्मकों के संयोजन से होता है, जिसमें कि एक नर युग्मक रहता है और दूसरा मादा युग्मक होता है। दोनों के मिलने से बीज बनता है। इसीलिए हम लोग बीज को क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन का उत्पाद कहेंगे, लैंगिक जनन का उत्पाद कहेंगे। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि पुष्प अंग, क्या कह रहा कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? यानी पौधे में जो पुष्प होता है वो किसका रूपांतरित भाग है? तो आपको एक अंदाजा लगाइए कि जो पौधे होता है उसका पुष्प किससे बनता है? तो वो बनता है भाई पत्तियों से। किससे बनता है? पत्तियों से बनता है। तो हमारा जो 33 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पत्ती ही रूपांतरित होकर के पुष्प बना लेता है। पत्ती ही रूपांतरित होकर क्या बना लेता है? पुष्प बना लेता है। अगला सवाल है कि एम्फीमिक्सिस, क्या लिखा? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का क्या तात्पर्य? तो एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है कि नर और मादा प्रतिदिकाओं का संयोजन। यानी नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं इसको ही हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। तो 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि एस्पोरोजेनेसिस। एस्पोरो मतलब बीजाणु और जेनेसिस का मतलब निर्माण। तो यानी बीजाणुओं के निर्माण या बीजाणुओं का विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन में लिख ले है कि बीजाणु के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्पोरोजेनेसिस। नाम से ही पता था, एस्पोरो मतलब बीजाणु, एस्पोर मतलब बीजाणु और जेनेसिस का मतलब निर्माण। तो समझ में आएगा कि एस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं? तो बीजाणुओं के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि 2 माइक्रो एस्पोरेंजिया युक्त मोनोथेकस परागकोश किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 2 माइक्रो एस्पोरेंजिया युक्त जो मोनोथेकस परागकोश है ये हिबिस्कस नामक पौधे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हिबिस्कस में पाया जाता है। तो 36 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। आप यहाँ पर एक फूल देख रहे होंगे जो कि हिबिस्कस का फूल है। तो इसमें याद रखिएगा कि 2 माइक्रो एस्पोरेंजिया युक्त मोनोथेकस परागकोश इसमें पाया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो जो हमारा एंजियोस्पर्म है इसमें क्या कह रहा है कि नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं?
तो जो नर युग्मक है वो जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। याद रखो कि जनन कोशिका जब विभाजित होती है तो इसी से हमारा क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। तो सवाल क्या पूछ रहा था कि नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है, तो याद रखना नर युग्मक जो है वो जनन कोशिका के विभाजन से बनता है, चूंकि जनन कोशिका ही विभाजित होती है। मैंने आपको बताया था कि दो कोशिका है, एक बड़ी कोशिका है और एक छोटी कोशिका है। जो बड़ी कोशिका है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, बताओगे। जो बड़ी कोशिका है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी कोशिका है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। तो जो अब क्या है कि जो वेजिटेटिव सेल है इसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल है ये आगे चल करके दो भागों में बट जाएगा। ये जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल है ये दो भागों में बट जाएगा। इन दोनों भागों के बटने से दो नर युग्मक की उत्पत्ति होगी। एक नर युग्मक को बोलेंगे प्राथमिक नर युग्मक और दूसरे नर युग्मक को हम लोग बोलेंगे द्वितीयक नर युग्मक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा कि नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है, तो याद रखो कि रिप्रोडक्टिव सेल के विभाजन से बनता है, समझे, रिप्रोडक्टिव सेल के विभाजन से बनता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं जनन कोशिका के विभाजन से बनता है। तो 37 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल रिपीट किया है कि प्राग कणों से लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, तो एक बार अर्धसूत्री होता है और दो बार समसूत्री विभाजन होता है। मैंने इसको पूर्व में भी बताया है, तो इसलिए हम लोग इस पे विशेष समय व्यस्त नहीं करेंगे कि प्राग कणों से लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एक बार अर्धसूत्री और दो बार, याद रखना कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागकण वर्तिकाग्र पर शुरू में प्रागकण को मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर जब प्रागकण गिरते हैं, इस वर्तिकाग्र पर जब प्रागकण गिरते हैं तो इसको प्रागकण को कौन मदद कर रहा है, तो प्रागकण को मदद करने के लिए यहाँ पर होता है Ca++, यानी यही Ca++ क्या करता है कि स्वजातीय प्रागकण को पहचान लेता है और उसको पोषण देता है, और अगर विजातीय प्रागकण इस पे गिरा तो वो उसको स्वतः ही नष्ट कर देता है। तो याद रखो कि जब वर्तिकाग्र पर प्रागकण गिरता है तो प्रागकण को कौन मदद करता है, तो याद रखो Ca++ जो है उसको मदद करता है, Ca++ जो है इसको मदद करता है। तो 39 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, तो याद रखो कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होगा, तो क्या क्या, जैसे क्या करा कि फिर से सवाल देखिए, केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, करा कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, जो बिल्कुल नहीं होगा। करा कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। कहता एक बड़ी तथा दूसरी छोटी कोशिका बन जाएगी। ये बड़ी और छोटी कोशिका बनने का काम है प्रारंभ में, ये यहाँ पर इसमें मतलब इसका क्या है कि नर युग्मक में बनता है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इसमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, इसमें से कोई नहीं होता है, इसमें से कोई नहीं होता। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि प्रागकण में मौजूद, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल गलत है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ जो समझ में आ ही नहीं रहा, तो चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगला सवाल है कि प्रागकोश संबंधित है, प्रागकोश किससे संबंधित है, तो सबको पता है कि प्रागकोश का काम क्या है जी, प्रागकण का निर्माण करना। प्रागकोश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या क्या है, तो प्रागकण का निर्माण करना। तो 42 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी क्या लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा था कि प्रागकोश संबंधित है, माने प्रागकोश का काम है कि प्रागकण का उसके अंदर चलो निर्माण हो रहा है, लेकिन यह किससे संबंधित है, तो पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित। तो ये जो प्रागकोश है याद रखिएगा, ये पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित, याद रखो ये पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित है। 43 नंबर सवाल है कि प्रागकण का प्रागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं, प्रागकण का प्रागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं। तो याद रखो यह क्या कह रहा है कि प्रागकण परागन का
परागकोश में निर्माण एवं विभेदन, जो इसका निर्माण और विभेदन हो रहा है, तो जब भी निर्माण और विभेदन हो तो निर्माण को बोलते हैं ना जेनेसिस, तो याद रखो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोजेनेसिस। क्योंकि परागकण जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो एस्पोर, यानी बीजाणु। माइक्रो एस्पोर मतलब बीजाणु। और जब इसका निर्माण और विभेदन हो रहा है तो मतलब जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण एवं विभेदन। तो याद रखना कि परागकण का परागकोश में निर्माण एवं विभेदन की क्रिया को हम लोग बोलते हैं माइक्रोजेनेसिस। याद रखिएगा, बोलते हैं इसको माइक्रोजेनेसिस। ये आपका बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके मटेरियल में इसका आंसर डी लिखा है तो जो कि बिल्कुल गलत है, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि किसी डिथेकस परागकोश होते हैं, यानी एक जो परागकोश होते हैं वो कैसा होता है। तो एक जो सामान्य परागकोश होता है, याद रखो उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी 4 लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि एक जो परागकोश होता है जो कि बाहर से आपको 2 पालियों में विभक्त होता है, लेकिन जब हम लोग उसके अंदर की संरचना को कट करके देखते हैं तो पता चलता है कि उसके चारों कोनों पर, क्योंकि उसका आकार चतुष्कोणीय हो जाता है और उसके चारों कोनों पर एक गोल गोल संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि परागकोश में क्या होता है, तो परागकोश के अंदर एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। उस चतुष्कोणीय संरचना में आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। तो हमारा 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करा कि इसमें से परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, तो याद रखो कि एस्पोर जो मातृ कोशिका है इसमें एक बार अर्धसूत्री हुआ और इसके बाद 2 बार समसूत्री होगा। तो कह रहा कि किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एस्पोर मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। याद रखो कि एस्पोर मातृ कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है। देखो आप सबको पता है कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है। तो परागकोश को ही अंग्रेजी में हम बोलते हैं पोलन सेक। तो परागकण का निर्माण कहाँ होता है, क्योंकि यही वाला सवाल हम लोग इससे पूर्व में थोड़ा सा ध्यान में रह गया और जिसका आंसर हम लोग दे दिए। तो याद रखो कि परागकण का निर्माण कहाँ होगा, तो परागकण का निर्माण होगा पोलन सेक में। कहाँ होगा, पोलन सेक में। परागकण का निर्माण कहाँ होगा, पोलन सेक में होगा। कहता परागकण होता है क्योंकि परागकण हमारा एक नर युग्मक है। याद रखो परागकण क्या है, स्लाइड भी इधर उधर जा रहा है। देखिए परागकण क्या है, परागकण एक नर युग्मक है। परागकण हमारा क्या है, एक नर युग्मक है। और हमेशा मैंने आपको बताया कि जो भी युग्मक हो वो हमेशा अगुणित होता है, मतलब उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगुणित। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगुणित। इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अगुणित। तो परागकण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगला सवाल है कि टेपिटम का कार्य क्या है। मैंने आपको बताया था कि टेपिटम के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। पहला काम होता है कि टेपिटम के अंदर में जो लघु बीजाणु बन रहे हैं उसको पोषण देना और साथ ही साथ उसको उसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण करना, यानी बाह्य चोल का निर्माण करना। तो यहाँ पर बाह्य चोल तो कहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब हो गया कि टेपिटम का यहाँ पर जो काम है वो पोषण देना होगा। तो टेपिटम का काम क्या है कि लघु बीजाणु धानी के अंदर में जो लघु बीजाणु बन रहे होते हैं उसको पोषण देना किसका काम है जी, टेपिटम का काम है। तो 49 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 50वां नंबर सवाल है, कह रहा अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। देखो अगुणित कोशिका का मतलब हो गया कि नर युग्मक और मादा युग्मक। पौधे में अगर बात करेंगे अगुणित कोशिका की, किसमें आ जाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। इसके संयोजन की प्रक्रिया मतलब इसके आपस में मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। हिंदी में संयुग्मन भी कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग संयुग्मन भी कहते हैं। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, संयुग्मन।
इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन या संयुग्मन। तो इस तरह से हमारा जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछें, और मैं फिर से एक बार सलाह दूंगा कि इसका ऑफलाइन क्लास भी आप करें, जो कि आपका सुबह में 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 बैच है। और इसका ऑनलाइन क्लास भी थ्योरी वाला वीडियो अपलोड होता है, उसको भी आप निश्चित रूप से देखें। जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको मिलेगा। तो हम फिर से मिलते हैं आपके पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी जो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। जय हिंद।